वेरी वेरी गुड आफ्टरनून क्लास। वेलकम टू सुजो तुरेजा क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सर ये कैसे आ गया, ये कहाँ पे आ गया? भैया हमने लास्ट क्लास में कैपिटल बजटिंग मैथड्स करे थे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के मैथड्स करे थे, और हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल बजटिंग दोनों की थियरी करी थी। तो आज के इस लेक्चर में मेरे पास कई बच्चों के मैसेजेस आए थे कि सर हमें थोड़ा सा बेसिक से करा दीजिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो आज हम करने वाले बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट। तो आपको सब कुछ बताऊंगा, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता है, मॉडर्न अप्रोच क्या होती है, और जो हमारे डिसीजन आते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, ये सब चीज हम इस पर कवर करने वाले हैं। तो बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट से आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि बेसिक एरियाज ऑफ फाइनेंस क्या है, फाइनेंस के एरियाज क्या क्या है। तो चार एरियाज हैं, फटाफट से मेरे साथ साथ बोलेंगे। कॉर्पोरेट फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंटरनेशनल फाइनेंस। CIF। क्या कहा? CIF। कॉर्पोरेट फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंटरनेशनल फाइनेंस। ठीक है। तो सबसे पहले करें कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होती है? एक ऐसी फील्ड होती है फाइनेंस की जो डील करती है विद फाइनेंशियल डिसीजंस, जो कौन लेता है? बिजनेसमैन लेते हैं। इसका जो प्राइमरी फोकस जो होता है वो क्या होता है कि एलोकेशन करना फाइनेंशियल रिसोर्सेज का इफेक्टिवली। ठीक है। और मैनेजमेंट करना कैपिटल की। क्यों करनी है भैया? देखो, दो प्राइमरी मोटिव है इसके कि यार पहला क्या है कि फाइनेंशियल रिसोर्स को एलोकेट करना, और दूसरा क्या है कि कैपिटल को मैक्सिमाइज करना। क्यों करना? ताकि क्या मिल सके? शेयर होल्डर की वैल्यू जो है, शेयर होल्डर की जो वेल्थ है, उसको हम मैक्सिमाइज कर सके। क्लियर हो गया? तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कॉर्पोरेट फाइनेंस का, वो क्या है? फाइनेंशियल डिसीजन। देखो, हर चीज ना बिजनेस से रिलेटेड है। सब कुछ लिंक करके चलोगे तो एक रट्टाफिकेशन से कुछ याद तो नहीं होने वाला है। सिर्फ समझने का कंसेप्ट है। इकोनॉमिक्स एक ऐसी चीज है जिसमें तुम लर्न कर सकते हो, इसमें तुम लर्न नहीं कर सकते, इसमें तुम्हें समझना पड़ेगा। माइंड को फ्री रखो और समझो क्या कह रहा है। सबसे पहले बोला कॉर्पोरेट फाइनेंस कौन करता है भैया? वो फील्ड ऑफ फाइनेंस है जिसमें फाइनेंशियल डिसीजंस कौन लेते हैं। देखो, फाइनेंस 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 फाइनेंस, इसी से रिलेटेड करते जाओ। फाइनेंशियल डिसीजंस कौन लेगा? बिजनेसमैन लेंगे या कॉर्पोरेशन लेंगे। कॉर्पोरेट फाइनेंस है तो कॉर्पोरेशन ले रहे हैं, बिजनेसेस ले रहे हैं। फिर इसमें मेन मोटिव, इसका जो प्राइमरी फोकस है वो क्या है? फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एलोकेट करना, कैपिटल को, वेल्थ मैनेज करना अच्छे से ताकि मैक्सिमाइज कर सके शेयर होल्डर की वेल्थ को। और क्या है इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कॉर्पोरेट फाइनेंस का? वो क्या है कि फाइनेंशियल डिसीजंस बनाना ताकि कंपनी का क्या होए? प्रॉफिट होए, मार्केट वैल्यू बढ़े, और लॉन्ग टर्म में भी वो कंपनी या वो बिजनेस या वो कंपनी चलती रहे। ठीक है। यहाँ पे कुछ एस्पेक्ट्स है कॉर्पोरेट फाइनेंस के कि हम इसमें कैपिटल बजटिंग देखेंगे कि कैसे हम कैपिटल को मतलब कैसे हम कैपिटल को बचा सकते हैं, किस तरह से हम बजटिंग कर सकते हैं ताकि हमारी कैपिटल इफेक्टिवली यूटिलाइज हुए। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है कि कहाँ से हमने कितना डेट लेना है, कितना इक्विटी लेना है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, एनालिसिस करते हैं, रिस्क कितना ले रहे हैं हम, रिस्क कितना ले रहे हैं उसकी मैनेजमेंट देखते हैं, और डिविडेंड पॉलिसी देखते हैं। ठीक है। तो ये सब चीजें हम धीरे धीरे करके इसमें कवर करेंगे। ठीक है। कैपिटल बजटिंग वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, राइट। सो आगे हम चलते एक बार फिर भी। तो आ गया था इन्वेस्टमेंट। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस समझ आ गया क्या होता है? जो बिजनेसेस करती हैं, फाइनेंशियल डिसीजन लेती है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? सर इन्वेस्टमेंट पता तो है हमें, क्यों बता रहे हो? भैया बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो देख लो इन्वेस्टमेंट क्या होती है। तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि फाइनेंशियल एसेट्स के साथ काम करना, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स। ठीक है। और क्या कह रहा है कि यहाँ पर क्या होता है? फाइनेंशियल एसेट्स की वैल्यू को देखना, रिस्क कितना है, कितना रिस्क पे हमें कितना रिटर्न मिल रहा है, कैसे हम अपने एसेट्स को एलोकेट कर रहे हैं, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही है हमें, इसमें क्या क्या मिलती है आपको, क्या क्या किस किस वे में आप इन्वेस्टमेंट्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है आपको। स्टॉक ब्रोकर बन सकते हो, फाइनेंशियल एडवाइजर बन सकते हो कि भैया इस चीज में इन्वेस्ट करो, भैया इस चीज में इन्वेस्ट करो। पोर्टफोलियो मैनेजर बन सकते हो, सिक्योरिटी एनालिस्ट बन सकते हो। तो ये इसमें तीन क्या है? जॉब अपॉर्चुनिटीज है किस चीज की? इन्वेस्टमेंट। ठीक है। देन वी हैव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सर इकोनॉमिक्स के बच्चों को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं बताएगा? सर हमें पता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक्स होती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, ब्रोकरेज फर्म्स होती हैं। तो करती क्या है ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस? ये कंपनीज स्पेशलाइज करती है फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर। जैसे बैंक्स है, वो कमर्शियल और इन्वेस्टमेंट बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स है, वो इन्वेस्टमेंट करने में हेल्प करते हैं, क्रेडिट देने में हेल्प करते हैं, सेविंग्स लोन्स देने में हेल्प करते हैं, सेविंग करने में हेल्प करते हैं, लोन्स देते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती है? इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, लाइफ इंश्योरेंस है, LIC। ठीक है। ब्रोकरेज फर्म्स क्या करती है? स्टॉक मार्केट में हेल्प करती है। ठीक है। इसमें भी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती है। फिर है इंटरनेशनल फाइनेंस। इंटरनेशनल फाइनेंस क्या होता है? एक ऐसा एरिया ऑफ फाइनेंस जिसमें क्या होता है
इट में अलाउ यू टू वर्क इन अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज के अंदर ये काम करने के लिए तुम्हें हेल्प करती है, और एटलीस्ट ट्रेवल ऑन अ रेगुलर बेसिस। नीड टू बी फेमिलियर विद द एक्सचेंज रेट, इसमें क्या होता है, हमें एक्सचेंज रेट के साथ फेमिलियर होना पड़ता है, और पोटेंशियल रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क भी देखना पड़ता है। हमें ये भी देखना पड़ता है कि क्या कस्टम्स है अदर कंट्रीज के, क्या फॉरेन लैंग्वेज है जो वो स्पीक कर रहे हैं, बोल रहे हैं फ्रिक्वेंटली, फ्लुएंटली, जो हमारे लिए भी हेल्पफुल होगी। तो इंटरनेशनल फाइनेंस में क्या होता है, हम दूसरी कंट्रीज में, इंटरनेशनल यानी बाहर की दुनिया का फाइनेंस, उसमें हम क्या कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं वहां पे, उसके एक्सचेंज रेट से फेमिलियर होना, उसके पॉलिटिकल रिस्क से अवेयर होना, राइट। तो ये सब चीजें। भैया बात आती है, हम फाइनेंस पढ़ते क्यों है? हम फाइनेंस इसलिए पढ़ते हैं, क्यों? पहले से ही जा रहा है आपका मार्केटिंग, पहला क्या रहा है, मार्केटिंग, बजट्स को प्रिपेयर करने के लिए, मार्केटिंग रिसर्च करने के लिए कि मार्केट में क्या रेट चल रहे हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करने के लिए, भैया ये प्रोडक्ट ले लो, ये इतना अच्छा है, भैया लिम्का की आ रही है, कोका कोला, अब देखो इससे याद आया लिम्का वगैरह से कि अब कैंपा कोला फिर से आ गई है, अपना अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही है, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को मार्केट करने के लिए हेल्प करता है फाइनेंस। अकाउंटिंग में डुअल अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फंक्शन प्रिपेयर करते हैं, जो इसमें परफॉर्म होता है, प्रिपरेशन करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, भैया इस साल में हमने इतनी इनकम जनरेट करी, पी एंड एल अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, तो मतलब बहुत सारी चीजें आती है, जनरल एंट्रीज करना, आपका ट्रायल बैलेंस बनाना, बैलेंस शीट्स बनाना, बहुत सारी कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाना, तो बहुत सारी चीजें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसमें प्रिपेयर करते हैं। मैनेजमेंट, भैया देखना कि हम ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इससे हमें इतना प्रॉफिट अर्न हो रहा है, हम ये कर रहे हैं तो ये हो रहा है, तो ये सब चीज इसमें देखते हैं हम, फाइनेंस, फाइनेंस में देखते हैं, नहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में देखते हैं। पर्सनल फाइनेंस, भैया मैंने इतनी प्लानिंग कर रखी है कि मेरी इस कॉलेज में इतनी फीस लग रही है। डे टू डे एक्सपेंसेस देखना कि भैया मेरा ना रोज का 150-200 रुपये खर्च हो रहा है इस चीज पे, क्या मैं इसको और कम कर सकता हूँ या इसको बढ़ा दूं मैं? तो मतलब वो सब चीज ही देखना किस में आता है, फाइनेंस में आता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आता है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? देन वी हैव फाइनेंशियल मैनेजर। कौन होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट? वो होता है जो आपके सारे जवाब, अपने आपके सारे क्वेश्चंस का क्या देता है, आंसर देता है। जो टॉप फाइनेंशियल मैनेजर कौन होता है, वो होता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। क्या होता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। याद रखने की पॉइंट है, ये वाला आपको याद रखना पड़ेगा। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, इसमें क्या होता है, ट्रेजरर होता है, जो क्या करता है, कैश मैनेजमेंट को देखता है कि कितना कैश हमारे पास आ रहा है, कितना कैश जा रहा है, कितना हम क्रेडिट दे रहे हैं, कितना क्रेडिट हम ले रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल के ऊपर कितना खर्चा हो रहा है, क्या फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, वो कौन देखता है, ट्रेजरर देखता है। कंट्रोलर कौन करता है, कंट्रोलर क्या करता है, टैक्सेस को देखता है, कॉस्ट अकाउंटिंग देखता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखता है। अब कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, ये हम आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। और डेटा प्रोसेसिंग करता है कौन, कंट्रोलर, ठीक है। फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस क्या होते हैं, तीन फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस क्या है आपके पास, कैपिटल बजटिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। बच्चे ना यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजंस कह दो या इसको टाइप्स भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, टाइप्स। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, तीन। पहला कैपिटल बजटिंग, दूसरा कैपिटल स्ट्रक्चर, और तीसरा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो कैपिटल बजटिंग क्या होता है कि कितने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हमें करनी है, कौन से प्रोजेक्ट्स जो है हमें लेने हैं जिसमें हमारा बिजनेस क्या करे, प्रॉफिट अर्निंग करे। हर एक बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है, मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग। तो हर इस चीज को ना आप लिंक कर सकते हैं प्रॉफिट अर्निंग से। फिर कैपिटल स्ट्रक्चर, कैसे हम पे करें अपने एसेट्स के लिए, क्या हम डेट को यूज करें, क्या हम इक्विटी को यूज करें। तो एक इसमें आता है भरा, इसमें आता है, ठीक है। हाँ जी। फिर आया वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कि हमें अपने कैसे डे टू डे फाइनेंसेस को मैनेज करना है, कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ना फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से कुछ रिवीजन देना चाहता हूँ इस चीज की, क्योंकि आपको इजिली याद हो जाए कि हमने क्या क्या अब तक पढ़ा है। हमने सबसे पहले पढ़ा कि यहाँ पे चार एरियाज होते हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस वो होता है फील्ड ऑफ फाइनेंस जहाँ पे डिसीजंस लिए जाते हैं बिजनेस के थ्रू। मेन जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो कहता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एलोकेट करना और कैपिटल को मैक्सिमाइज करना, ताकि हम क्या कर सकते, कैपिटल को मैनेज करना ताकि हम शेयर होल्डर की वैल्यू को मैक्सिमाइज कर सके। मेन मोटिव इसका होता है फाइनेंशियल डिसीजंस लेना, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, मार्केट वैल्यू बढ़े और लॉन्ग टर्म
सस्टेनेबिलिटी फिर इसके एस्पेक्ट पढ़े तो उसको आप छोड़ सकते हैं बेशक के लिए, बट आप एक बार फिर भी पॉइंट ऑफ व्यू देख सकते हैं, कैपिटल बजटिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल प्लानिंग, रिस्क मैनेजमेंट, डिविडेंड पॉलिसी। ये आपके वैसे टॉपिक है जो हम आगे आने वाली क्लासेस में कवर करेंगे। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल एसेट्स होती हैं, जैसे स्टॉक हो गया, बॉन्ड हो गया, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बॉन्ड्स परचेज कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स देखते हैं, रिस्क कितना कर रहे हैं, रिस्क और रिटर्न कितना मिल रहा है, एसेट की कैसे एलोकेशन, जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, ब्रोकरेज फर्म्स, इसमें भी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है बहुत सारी। इंटरनेशनल फाइनेंस, बाहर जाके हम ट्रैवल कर सकते हैं, वहां पे काम कर सकते हैं, एक्सचेंज रेट को देखना होता है, पॉलिटिकल रिस्क को देखना होता है। फाइनेंस क्यों स्टडी करते हैं? 4 रीजन की वजह से। मार्केटिंग अकाउंटिंग मैनेजमेंट एंड पर्सनल फाइनेंस। तो याद करिए, मार्केटिंग अकाउंटिंग मैनेजमेंट एंड पर्सनल फाइनेंस। मार्केटिंग में क्या होता है? बजट्स प्रिपेयर होते हैं। अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैनेजमेंट में जॉब परफॉर्मेंस प्रॉफिटेबिलिटी, पर्सनल फाइनेंस में कॉलेज प्लानिंग, डे टू डे कैश फ्लो इश्यूज वो देखते हैं। फाइनेंशियल मैनेजर में सबसे पहले ऊपर क्या होना था? CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। क्या आता है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आता है। ट्रेजरर क्या होता है बताया? ट्रेजरर आता है, फिर कंट्रोलर आता है। ठीक है, ट्रेजरर इसके अंडर काम करते हैं ये, ठीक है ना। जो टॉप फाइनेंशियल मैनेजर होते हैं विद इन द फर्म इज यूजुअली क्या होता है? चीफ फाइनेंशियल होता है, उसके अंदर क्या कहते हैं? ट्रेजरर और कंट्रोलर। ट्रेजरर क्या करते हैं? कैश मैनेजमेंट देखते हैं, क्रेडिट मैनेजमेंट देखते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर देखते हैं। कंट्रोलर उसको टैक्सेस को देखता है, डेटा प्रोसेसिंग देखते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ये सब देखता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन में 3 आते हैं: कैपिटल बजटिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, वर्किंग कैपिटल। कैपिटल बजटिंग में हमें देखते हैं कि कितने लॉन्ग टर्म के लिए हमने इन्वेस्टमेंट करें, कितने कौन से प्रोजेक्ट्स को लेना चाहिए, किसको प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करना चाहिए। कैपिटल स्ट्रक्चर में हमने ये देखते हैं कि किस चीज का हमने क्या लेना है, कॉम्बिनेशन लेना है, डेट लेना है, इक्विटी लेना है। वर्किंग कैपिटल में मिक्सचर आता है, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर में, वर्किंग कैपिटल में हमें कैसे मैनेज करना है डे टू डे फाइनेंसिस को फॉर्म के, ठीक है। नाउ कम्स द टॉपिक दैट इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे मेनली आपके बहुत सारे होते हैं: सोल प्रोप्राइटरशिप, कंपनी, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिविडेंड फैमिली, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हम सिंपल सी बात करने वाले हैं 3 बारों में, 3 चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जो मेजर फॉर्म्स है हमारे यूएस के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कॉर्पोरेशन। क्या क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कॉर्पोरेशन, ठीक है। पार्टनरशिप 2 तरह के होते हैं, जनरल और लिमिटेड, वो हम आगे कवर कर लेंगे, ठीक है। और कॉर्पोरेशन आपकी एस कॉर्प, सिंगल, और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, ठीक है। फिर आया आपका सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है। देखो, इसकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इसकी डेफिनेशन दी। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? इजी टू स्टार्ट। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब एक सिंगल पर्सन जो है वो काम कर रहा है, एक सिंगल पर्सन की जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी काम, ठीक है। इजी टू स्टार्ट होता है, जैसे किसी की शॉप है, खुद की पर्सनल शॉप है, ठीक है। तो वो क्या होगी? सोल प्रोप्राइटरशिप होगी, वो सिंगल ऑनर है उस दुकान का या उस शॉप का। तो इजी होता है स्टार्ट करना। लीस्ट रेगुलेटरी, सिंगल ओनर होता है तो सारा प्रॉफिट उसके पास आ जाता है। टैक्सेस पर्सनल इनकम की तरह ट्रीट हो जाता है, कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं देना होता। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है? कि लिमिट कर देता है ओनर की लाइफ को, कि भैया यही काम करना है तेरे को। कैपिटल भी लिमिट कर देता है, इक्विटी कैपिटल लिमिटेड टू द ओनर पर्सनल वेल्थ, कि भैया तेरे को इतना ही प्रॉफिट मिल रहा है, इतना ही मिलता रहेगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे कम नहीं होगा। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, उधार जितना मर्जी ले सकता है वो दे सकता है। डिफिकल्ट टू सेल ओनरशिप इंटरेस्ट, ओनरशिप इंटरेस्ट को सेल करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है। सिंपल है बेटा, देखो जरूरी नहीं यही याद करनी है, आप खुद सोचो ना क्या सोचना है। सर हमें हमें बेटा ये सोचना है कि मैं, मान लो आप एक सिंगल ओनर है शॉप के, तो आपको क्या प्रॉफिट, क्या एडवांटेजेस है उस शॉप से और क्या नुकसान है, वही तो लिखने हैं आपको। फायदा ये है कि इजी, तो आप स्टार्ट जल्दी बहुत आसानी से स्टार्ट कर सकते हो, सारा प्रॉफिट आपके पास जाएगा, पर्सनल इनकम से टैक्स चला जाएगा। डिसएडवांटेज क्या है? कि भैया वही काम करना पड़ेगा, लिमिट होगी लाइफ तुम्हारी, ठीक है। कैपिटल जो है वो भी लिमिट हो गई, लाइबिलिटी अनलिमिटेड है तुम्हारी, और ऑनरशिप इंटरेस्ट सेल नहीं कर सकते। फिर आया पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होता है? 2 या 2 से ज्यादा ओनर्स होते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, पार्टनरशिप मतलब पार्टनर कर रहे हैं 2 पार्टनर्स। पार्टनरशिप मतलब ही यही होता है कि 2 बंदे तो होंगे ही होंगे, या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो एडवांटेजेस क्या है? कि 2 या 2 से ज्यादा ओनर्स होते हैं, बहुत सारी कैपिटल अवेलेबल होती है, इजी टू स्टार्ट होता है। इनकम टैक्स जो होता है उसको हम कैसे ट्रीट कर देते हैं? पर्सनल इनकम के रूप में करते हैं, क्योंकि ऑनर्स हो जाते हैं ना बहुत सारे, तो वो अपने अपने कर लेते हैं। डिसएडवांटेज क्या? अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप। अनलिमिटेड लाइबिलिटी में क्या है? जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है जब एक पार्टनर डाई हो जाए या विश टू सेल है। मतलब मान लो एक, तो हम, मैं हूं पार्टनर एक, हमारी और आपकी एक वो है कंपनी, ठीक है, मैं और आप है। तो क्या हो रहा है कि आपने, मान लो मैंने छोड़ दिया, ठीक है, मैंने छोड़ दिया भैया मैं नहीं काम कर रहा और मैं तो ये सेल कर रहा हूँ, तो तुम्हारा पार्टनरशिप पूरी डिसॉल्व हो जाएगी, हम दोनों की, ठीक है। कंपनी चलती रहेगी लेकिन पार्टनरशिप हमारी डिसॉल्व हो जाएगी, कोई और पार्टनर आ गया, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। ओनरशिप ट्रांसफर करना डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। फिर आता है कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन क्या होता है?
कि लिमिटेड लायबिलिटी होती है लेकिन अनलिमिटेड लाइफ के लिए। सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप आराम से हो जाता है, मैनेजमेंट भी आराम से होती है, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप बहुत इजी होती है, कैपिटल को रेज करना भी बहुत आसान होता है, लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है? सेपरेशन तो हो जाती है भैया, ये एडवांटेज तो है तुम्हारे पास कि सेपरेशन कर सकते हो तुम, क्या, ओनरशिप और मैनेजमेंट को। लेकिन एजेंसी प्रॉब्लम आ जाती है। सर ये एजेंसी प्रॉब्लम क्या है, ये भी हम आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। सब कुछ पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, जो जो लिखा है वो सब पढ़ाऊंगा डिटेल में, ठीक है ना। तो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप और मैनेजमेंट हो तो जाता है, लेकिन यहाँ पे एजेंसीज की प्रॉब्लम आ जाती है। ये डॉक्यूमेंट पूरा करना है, वो डॉक्यूमेंट पूरा करना है, इसके पास जाओ उसके पास जाओ। डबल टैक्सेशन आ जाता है। इनकम टैक्स जो होता है ना वो कॉर्पोरेट रेट पे होता है, और डिविडेंड टैक्सेस पर्सनल रेट पे होता है। जबकि डिविडेंड पेड, जो डिविडेंड्स पेड होते हैं वो टैक्स डिडक्टेबल भी नहीं होते हैं, क्योंकि डिविडेंड भी तो पे किया जाता है ना। अपने एम्प्लॉयज को डिविडेंड पे नहीं करोगे तो वो तो भाग जाएंगे। बात सही है ना? तो समझ आ रही है? चल, आगे आते हैं गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। व्हाट शुड बी द गोल ऑफ कॉर्पोरेशन? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मिनिमाइज द कॉस्ट, मैक्सिमाइज द मार्केट शेयर, और मैक्सिमाइज द करंट वैल्यू ऑफ द कंपनी स्टॉक। क्या होता है कॉर्पोरेशंस का? जल्दी बताइए। ये आपको ना ढूंढ के आना आंसर इसका, नेक्स्ट क्लास में मैं इसका आपको आंसर बताऊंगा। और एक क्वेश्चन आपके सामने हो रहा है, क्या इसका मतलब ये है कि हमें वी शुड डू एनीथिंग एंड एवरीवन टू मैक्सिमाइज द ऑनर्स वेल्थ? क्या करना चाहिए हमें? हाँ जी, मुझे थोड़ा सा ग्लिच आ गया था। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हमें मैक्सिमाइज करनी है ओनर की वेल्थ को। हमने कहा ये तो जरूरी है भैया, ओनर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है, लेकिन साथ में हमें प्रॉफिट्स भी होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का जो है आंसर आपको फाइंड करना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे कहते हैं, अच्छा एजेंसी प्रॉब्लम क्या है? अब बोल रहा था मैं ऊपर पढ़ाऊंगा मैं, तो एजेंसी प्रॉब्लम क्या है? तो यहाँ पे देखिए, एजेंसी रिलेशंस आते हैं। प्रिंसिपल हायर करने पर, प्रिंसिपल जो होते हैं वो हायर करते हैं एक एजेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने इंटरेस्ट को। जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, यानी प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स यहाँ पे कौन है? स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं, कॉलेज वाला प्रिंसिपल नहीं, स्टेक होल्डर वाला, स्टॉक होल्डर वाला प्रिंसिपल, ठीक है। वो हायर करता है मैनेजमेंट मैनेजर को, एजेंट्स को, कंपनी चलाने के लिए। तो एजेंसी प्रॉब्लम क्या आती है? यहाँ पर प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में क्या आ जाता है? कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है बिटवीन द प्रिंसिपल एंड स्टॉक होल्डर, और एजेंट्स के बीच में, यानी मैनेजर्स के बीच में। तो यहाँ पे ये आ जाते हैं, तभी हम जो है वो कर नहीं पाते, क्या क्या नहीं कर पाते, ये सेपरेशन ऑफ ओनरशिप और मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट गोल्स एंड एजेंसी गोल्स आ जाती है, ठीक है। तो यार मैनेजिंग मैनेजर्स कौन होते हैं? मैनेजीरियल कंपनसेशंस, क्या कहता है? मैनेजिंग मैनेजर मैनेजर्स कौन होते हैं? जो मैनेज करते हैं मैनेजरियल कंपनसेशंस को। इंसेंटिव्स कैन बी यूज टू अलाइन मैनेजमेंट एंड स्टेक होल्डर इंटरेस्ट। इंसेंटिव्स को यूज किया जाता है मैनेजमेंट और स्टॉक होल्डर्स जो है उनके इंटरेस्ट को साथ में चलाने। इंसेंटिव्स होती है वो स्ट्रक्चरली केयरफुली जो है वो यूज की जाती है, ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके। अब मान लो मैं किसी कंपनी में, या आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप एक सैलरी पे काम कर रहे हैं, मान लो 30,000। ये आपको जब तक इंसेंटिव से मिलेंगे, अलग से एडिशनल इंसेंटिव नहीं मिलेंगे, तो आप क्या उस कंपनी में काम करोगे? आप कहोगे भैया मेरे दोस्त का तो दूसरी कंपनी में लगा है, उसको 25,000 की सैलरी है लेकिन फिर भी उसको इंसेंटिव मिल रहे हैं, मैं तो 30,000 की सैलरी पे हूँ। चलो सैलरी को भी छोड़ो, मान लो आपका दोस्त एक छोटे लेवल पे और आप एक बड़े लेवल पे, आप कहोगे कि यार वो तो छोटे लेवल पे उसको इंसेंटिव मिल रहा है, मैं तो बड़े लेवल पे, फिर भी मेरे को नहीं मिल रहे। तो आपका इंटरेस्ट बनेगा, आप कंपनी को छोड़ दोगे, करोगे ही नहीं जॉब, आप दूसरी कंपनी में चले जाओगे जहाँ पे आपका दोस्त है, उसके पीछे चले जाओगे, है ना। तो मतलब इंसेंटिव इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कॉर्पोरेट गोल्स, कॉर्पोरेट कंट्रोल में क्या कहते हैं, सॉरी गोल्स नहीं, कॉर्पोरेट कंट्रोल। जो थ्रेट होता है टेक ओवर का, वो एक बेटर मैनेजमेंट के अंदर रिजल्ट करता है। मान लो एक कंपनी है ए और एक कंपनी बी है। अब बी कंपनी ने कुछ ऐसी चीजें करी, ऐसी डिसीजंस बनाई, ऐसी पॉलिसीज वो लेके आए अपने बिजनेसेस के अंदर, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि उन्होंने ए कंपनी को ओवरटेक कर दिया, टेक ओवर कर दिया। टेक ओवर का मतलब होता है उस कंपनी से आगे निकल जाना, ठीक है। आर अदर स्टेक होल्डर, ये तो सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल क्या है? इंटरनेट भी प्रोवाइड करती है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंडिविजुअल्स कंपनी। सबसे पहली वेबसाइट, एक्सलेंट वेबसाइट, दैट इज finance.yahoo. आपको सिर्फ ये देखना है कौन सी आपको कंपनी की इंफॉर्मेशन चाहिए, और सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ये वेबसाइट, ये है पूरी वेबसाइट, मैंने आपके लिए एक स्क्रीनशॉट भी लगाया है यहाँ पे। यहाँ पे आप जैसे जाएंगे finance.yahoo.com सर्च करेंगे, यहाँ पे आपको क्या है कंपनी के बारे में सर्च करना, और आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे आप साइन इन कर सकते हैं, मेल्स जो है आप भेज सकते हैं कंपनीज को, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए,
S&P फ्यूचर्स है उसकी क्या है, पॉजिटिव में चल रही हैं शेयर्स। डो फ्यूचर्स है उसके नेगेटिव में चल रहे हैं, डाउन चल रहे हैं ऐसे। रसेल 200 फ्यूचर्स है इसकी हाईएस्ट में चल रही है। क्रूड ऑयल जो है, क्रूड ऑयल की रेट सब कुछ, मतलब गोल्ड का रेट डाउन हो रहा है। तो मतलब यूएस मार्केट के अंदर जो है वो पता आता है। देखो अभी आप यूएस मार्केट ओपन होगी तो आप यहाँ पे स्टॉक मार्केट वगैरह सब कुछ देख सकते हैं आप इस वेबसाइट पर जाके, तब सर्च कर सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे होता क्या है ये यही है। क्या है ये, यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में यही बता रहा है कि यहाँ पर फर्म ने इशू करे सिक्योरिटीज। फर्म ने क्या करे, इशू सिक्योरिटी करे, ठीक है। इशूज ने उसने सिक्योरिटीज को इशू करा। फर्म क्या करेगी, इन्वेस्ट करेगी या तो एसेट्स के अंदर। कौन से एसेट्स, करंट एसेट या फिक्स एसेट के अंदर। फिर क्या होगा, कैश फ्लो होएगा फ्रॉम द फर्म्स एसेट। कैश फ्लो होने के बाद क्या होगा, गवर्नमेंट अदर स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट या अदर स्टेक होल्डर्स के पास जाएंगे, ठीक है। मतलब क्या होगा, गवर्नमेंट यहाँ पे देखिए पूरा इसका स्टेप दे रखा है। फॉर्म इशू करे सिक्योरिटीज, क्यों करे, कैश को रेज करने के लिए। फॉर्म ने इन्वेस्ट करा एसेट्स के अंदर। फॉर्म ऑपरेशंस क्या था, जनरेट करेगी कैश फ्लोस। कैश पे किया जाएगा गवर्नमेंट को एज टैक्सेस, और अदर स्टेक होल्डर्स रिसीव करेंगे कैश को। फिर री इन्वेस्टेड कैश फ्लो जो होगा वो फ्लोट बैक होगा इनटू द फर्म, और फिर कैश जो है वो पेड हो जाएगा टू द इन्वेस्टर्स इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट एंड द डिविडेंड। तो ये काम करता है हमारा किस चीज में, फाइनेंशियल डिसीज, फाइनेंशियल मैनेजिंग मैनेजर्स के अंदर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। देन वी हैव फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती है, जिसमें कैश फ्लो होता है फर्म को। प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट्स होती हैं। अब ये आपने ना देखिए, ट्वेल्थ में ऑलरेडी बिजनेस स्टडीज जो पढ़ के आए कॉमर्स बैकग्राउंड से, उन्होंने पढ़ा होगा फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर प्राइमरी मार्केट होती है, सेकेंडरी मार्केट होती है। बहुत डिटेल में है वैसे तो ये टॉपिक, ठीक है, बट आपके में कुछ ऐसा डिटेल में नहीं है। डीलर वर्सेस ऑक्शन मार्केट्स होती है। लिस्टेड वर्सेस ओवर द काउंटर सिक्योरिटीज होती है, जैसे एनवाईएसई, एनएसडीक्यू, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आपके लिए क्विज है जिसके आपको आंसर देने हैं, एंड देन वी हैव कवर्ड द बेसिक इंट्रोडक्शन टू द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, ऑलराइट, चलिए। तो भैया जस्ट अ सेकंड, देयर इज सम ग्लिच, लेट मी रिजॉल्व। हाँ जी। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, व्हाट आर द फोर बेसिक एरियाज ऑफ फाइनेंस। तो बताइए फटाफट से कौन कौन से एरियाज है आपने पढ़ गए। कॉर्पोरेट फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस एंड व्हाट क्वेश्चंस आर दे असाइन डिजाइन टू आंसर। भैया तीन फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम ये देखते हैं क्या पूछा जा सकता है, मतलब क्या पूछते हैं इन क्वेश्चंस का क्या होता है, मतलब उसमें बोला कि व्हाट क्वेश्चंस आर दे डिजाइन टू आंसर, कौन से क्वेश्चंस के आंसर देते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो ये बताता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन कि कौन से प्रोजेक्ट को और कौन से एसेट्स को हमने किस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है, कौन से प्रोजेक्ट्स और एसेट्स के अंदर, ठीक है। क्या पोटेंशियल रिटर्न मिलेगा, क्या रिस्क एसोसिएटेड है विद ईच इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा उससे क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड है। फिर फाइनेंशियल फाइनेंसिंग डिसीजन या फाइनेंशियल डिसीजन, उसमें क्या आता है कि क्या ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है फॉर द कंपनी, क्या हमें इक्विटी लेना चाहिए, क्या हमें डेट लेना चाहिए कंपनी के लिए, उसमें देखा जाता है। डिविडेंड डिसीजंस में कितना मच हमें डिविडेंड जो है वो पे करना है कंपनी ने, या कौन कौन से फैक्टर्स जो हमें कंसिडर करने हैं while determining the dividend payout ratio, ठीक है। Then we have what are the three major forms of business organization: sole proprietorship, partnership और corporation. फिर है what is the goal of financial management. भैया ये तो मैंने आपको कहा था फाइंड करूं, चलो इसका आंसर दे ही देते हैं कि इसका गोल क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। सबसे पहला मेन मोटिव, मेन गोल ऑफ द फाइनेंशियल management is to maximize the shareholders' wealth or maximize the value of the company's stock. These two are the main reasons. अगर हम एक शेयर होल्डर की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो है मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ, एंड कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वैल्यू ऑफ द कंपनीज स्टॉक, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऐसे फाइनेंशियल डिसीजन से क्या किया जाएगा, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है ना। और फाइनेंशियल मैनेजर्स क्या करते हैं, ग्रेटर पॉजिटिव कैश फ्लो पे देखते हैं, एम करते हैं कि बेटर कैश फ्लो होए, एलोकेशन रिसोर्सेज ऑप्टिमम होए, रिस्क इफेक्टिवली मैनेज हो जाए और वैल्यू क्रिएट हो, ठीक है। व्हाट आर द एजेंसी प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एजेंसी प्रॉब्लम एंड व्हाई डू दे एग्जिस्ट विद इन द कॉर्पोरेशन। एजेंसी प्रॉब्लम्स होती क्या है, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो अराइज होता है किसके बीच में, शेयर होल्डर्स एंड दी एजेंट्स के बीच में। ये प्रॉब्लम अराइज क्यों होती है, क्योंकि मैनेजर्स जो होते हैं वो एक्ट करते हैं इन देयर सेल्फ इंटरेस्ट,
rather than in the interest of the shareholders. अब मैनेजर्स क्या करते हैं? मैनेजर्स प्रायोरिटाइज कर देते हैं प्राइवेट गोल्स, जैसे कि मैक्सिमाइज कर देना कंपनसेशन को, जॉब सिक्योरिटी को, अवधि, शेयर होल्डर्स वेल्थ। अब एजेंसीज प्रॉब्लम से क्या होता है? इनएफिशिएंसीज आती है, शेयर होल्डर की वैल्यू कम हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं विद द कॉर्पोरेशन, ठीक है ना। फिर क्या होता है? मैकेनिज्म्स होते हैं बहुत सारे यहाँ पे, जैसे एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन प्लान्स होते हैं, और यू कैन से इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं, एंड यू कैन से वन मोर थिंग आई हैव टू रिमेम्बर, दैट इज हाँ, शेयर होल्डर एक्टिविज्म जो होती हैं वो यूज किए जाते हैं किस चीज के लिए? इन प्रॉब्लम्स को रिजोल्व करने के लिए, और जो लैक ऑफ इंटरेस्ट है मैनेजर्स का विद शेयर होल्डर्स, उनको एक लेवल पे लाने के, अलाइन करने के लिए जो है वो यूज किए जाते मैकेनिज्म्स, ठीक है। तो दिस वाज द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।